जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर क्या मायने हैं आप समझ चुके होंगे। क्या घटना हुई है ये आपको पता है, और हम चर्चा करेंगे कि ये जो घटना हुई है ये प्रत्याशित थी। भारतवासियों के धैर्य की, भारतवासियों के प्रतीक्षा का ये परिणाम है कि भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान यानी आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दिया है कि उसे याद रहेगा कि उसने अपनी ज़मीन पे आतंकवाद को पनाह दी हुई है। भारत ने स्ट्राइक की है पाकिस्तान पे रात को 1 बजे, और इस स्ट्राइक में भारत ने 9 ठिकानों पे, 9 जगहों पे पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है, मिसाइल से अटैक किया है, और 9 ठिकानों में ज़्यादातर ठिकाने आतंकवादियों के अड्डे थे। इसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 जो आतंकवादी संगठन है, वैश्विक रूप से मान्यता है इनकी, उन पर यह हमला हुआ है। और इसके बाद क्या होगा और क्या होने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जो स्ट्रेटजी 15 दिन बाद सामने आई है भारत सरकार की, इसके क्या मायने हैं। और हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से। सर, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। एक्सपोज टाइम्स में सर स्वागत है जी। और एक विषय ऐसा था जो पहलगांव में हमारे 27 हिंदू भाई बहनों को धर्म पूछकर मारा गया था, और उसका जो बदले की शुरुआत हुई है, भारत ने स्ट्राइक की है पाकिस्तान की सीमा में। इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या ये 15 दिन बाद पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, और इसका आने वाला जो समय है, क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और करेगा तो फिर भारत क्या करेगा? मोनेश जी, सबसे पहले तो ये कि मॉक ड्रिल और हवाई हमले से बचाव के सायरन तो बजे इंडिया में जी, लेकिन ठुक गया पाकिस्तान जी। शुरू से ही सिग्नल जो दिए जा रहे थे, समझदार व्यक्ति उसे गंभीरता से ले रहा था, और जो समझदार व्यक्ति नहीं है वो इस आशा में बैठा हुआ था कि जब होगा तो देखेंगे जी। कब होगा, कैसे होगा। अब इसको मैं बिंदुवार आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्राइम मिनिस्टर के उस वाक्य से इन सारी चीजों को आप उठाइए कि उन्होंने कहा था कि कल्पना में भी जो आपके नहीं होगा उससे कहीं परे का मैं कार्रवाई करूंगा। कर भी दिया, लेकिन समझ में नहीं आया जी। कल्पना से परे क्या था। 1947 से लेके आज तक न तो पाकिस्तान के जहन में कभी ये बात आई थी, और ना ही हिंदुस्तान के उस समय के हुक्मरानों के जहन में यह बात आई थी कि सिंधु जल समझौते को रद्द भी किया जा सकता है जी। यह कल्पना से परे था कि इसको बंद कर दिया जाएगा। हाँ। और यहीं से एक छोटी सी बात निकलती है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जीवन में अगर हम किसी चीज के आश्रित हैं तो साहब जल्द से जल्द उसका हम विकल्प खोज ले, क्योंकि आने वाले वक्त में वो आश्रय हमारे लिए बड़ा तकलीफ देह होगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान ने 1947 से आज तक यह सोचा ही नहीं कि अगर ये नदियों का जल रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान के पास जिंदा रहने के लिए अल्टरनेट क्या है। वो खाली कश्मीर और आतंकवादी घटना इसी पे उलझा रहा, कोई विकास की स्थिति उसने पैदा नहीं की जी। और क्या विडंबना है मुनीश जी, कैसे समय इतिहास अपने को दोहराता है जी। ये वो मजहब है जिसने कभी करबला के मैदान में 72 व्यक्तियों के परिवार के एक एक व्यक्ति को पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पा के मारा था जी। और क्या आज की तारीख में यह कल्पना से परे नहीं है कि जिन्होंने तड़पा के एक एक बूंद पानी के लिए मारा था वो पूरे के पूरे मजहब को नरेंद्र मोदी ठीक उसी अंदाज में एक एक बूंद पानी के लिए तड़पा के मार रहे हैं। और स्ट्रेटजी देखिए, सिंधु जल समझौते को रद्द किया,
पाकिस्तान चिल्लाना शुरू किया, परमाणु बम युद्ध हो जाएगा, जी, ये हो जी। जाएगा, वो समझा ही नहीं यार, ये तो एक आपको खाली सिग्नल दिया जा रहा है और उधर भारत ने झेलम का पानी छोड़ दिया। जी। कहां पानी के अभाव में मरना था, हम्म। आप तो भाई साहब पानी की बाढ़ से मरने की स्थिति में चले गए। अभाव के बाद अब और बहाव दूसरी बढ़ेगी। चीज, हमने कहा कि हम किसी सिविलियन को नहीं मारेंगे हम्म। और मारेंगे भी नहीं, जी मैं आपको बता दूं। जी। लेकिन साहब हम हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि सिविलियन खुद ही आपको मारेगी, जी। ये वादा हमने नहीं किया था और वो प्रधानमंत्री ने किया। आने वाले वक्त में पानी की क्राइसिस हम्म। पाकिस्तान में उस लेवल पे जाने वाली है जहां वहां की पब्लिक दौड़ा के उन हुक्मरानों को मारेगी जिन्होंने 47 से लेकर आज तक पानी की व्यवस्था नहीं की, दूसरों के पानी पे पलते रहे। 24 मिसाइलें मारी गई हैं। जी। यहां आम पब्लिक को मैं ये बात समझा दूं कि 24 का मतलब होता है 24 टारगेट। जी। 24 मिसाइल एक जगह नहीं मारी गई है, तीनों का कोऑर्डिनेशन है। कहा गया कि आज की तारीख में युद्धाभ्यास किया जाएगा राफेल वगैरह से, अटैक एक दिन पहले हो गया। कहा गया मॉक ड्रिल और पूरे देश को प्रशिक्षित किया जाएगा हवाई हमले के खिलाफ। कार्रवाई रात में ही हो गई जी। और ये रुकने वाला नहीं है। अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है मेरे भाई। यह तो खाली देखा जा रहा है कि तुम कहते थे ना कि पानी रोक लेने पे हम खून की नदी परमाणु विस्फोट कर देंगे। तुम कहते थे कि अगर युद्ध होगा तो दिया है अवसर, करके देखो, मैं चुनौती दे रहा हूं। और सबसे कमाल की बात कि जो पहलगाम के अंदर आके जो कह रहे थे कि तुम्हारा धर्म क्या है, पैंट उतरवाया कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो ये भूल गए कि 1971 में 90,000 उनके सैनिकों की पतलूनें अभी टंगी हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान ने खुला ऐलानिया करके धर्म बताकर, अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर का मतलब, तो सिंदूर के बारे में अध्ययन करो और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने तो पूछा था, हमने बताकर तुमको ठोका है कि हमारा धर्म यह है। और इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और अगर कोई छेड़ेगा हमको तो हम उसको छोड़ते नहीं। और यहां एक बात और, उस कमजोर नस पे इस समय भारतवर्ष ने अटैक किया है जो कल्पना से परे है, आज तक किसी ने नहीं किया था। पंजाबी पाकिस्तान जो है ना, जी जी 52% की स्थिति पंजाब में है। मैं पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं। जी जी। उन पे अटैक हुआ है, उन्हीं पे अटैक ऐसा 1947 से पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं, खाली पीओके तक लड़ाई सीमित जी, अरे हम जो है वो 65 में लाहौर तक घुसे थे, तब भी नहीं समझ में आया उन लोगों को, पाकिस्तानियों को, कि हमने सब वापस कर दिया। किससे? बीच में मीडिएटर कौन था जो इस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से। जी। अब आज की तारीख में उस सोवियत संघ को या रशिया को समझ में आ गया कि वो बहुत बड़ी गलती थी 1965 की। भारतवर्ष अब खुल्लम खुल्ला इनको ठिकाने लगाओ, हमारा समर्थन पूर्णतः तुम्हारे पास है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भुक्तभोगी कोई राष्ट्र है तो वो इजराइल है। और इजराइल ने भी कहा कि इनको इसी की भाषा में समझाना जरूरी है जिस भाषा को ये समझते हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मोनेश जी, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और अपनी सेना के तीनों विंग को सैल्यूट करता हूं जिनके कोऑर्डिनेशन ने एक ऐसा इतिहास रखा है जो इतिहास बहुत लंबे समय तक किताबों में दर्ज होने जा रहा है। अभी तो बन रहा है इतिहास। जी जी, अभी तो शुरू। और वो लोग भी अभी भी सतर्क हो जाएं, अभी भी समय है। जो राष्ट्र विरोधी भाषाओं को बोल रहे हैं उन जयचंद और मिर्जाफरों का नाम भी दर्ज होगा वहां, लेकिन वो तय कर लें कि वो किस रूप में जाना चाहते हैं इतिहास के पन्नों में। अभी जो कुछ हुआ है वो मात्र वानगी है, अभी मामला यहीं पे नहीं रुकना है। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात साबित किया है
कि तुम जब जब घटना करोगे उसके 3 से 4 गुने का हिसाब तुम्हारा होगा, जवाब मिलेगा और पूरा मिलेगा बराबर। अभी सर एक चीज और भी पाकिस्तान करेगा जो मतलब उनकी तरफ से होता आया है, जैसे इजराइल में नकली लाशों की एक फहरिस्त आएगी और उस पे फेक नैरेटिव, वह बाढ़ जो आएगी सोशल मीडिया के ऊपर वो 2 जगहों से आएगी। एक भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए गद्दारों के द्वारा आएगी, मैं सीधा खुलेआम एलानिया कह रहा हूं, वो गद्दार हैं जो देश के बरखिलाफ समाचार नैरेटिव फैलाते हैं। और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से आएगी। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब भी हुआ है वो फेक नैरेटिव देने के लिए बाढ़ सी लाया है। लेकिन यहां मैं एक बार पुनः अपने भारत सरकार से कहना चाहूंगा, यही वक्त है उन सारे लोगों को निगाह पे रखिए जो लोग सोशल मीडिया पे जाके भारत के बरखिलाफ फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, और उनकी भी लिस्ट बाकायदा बनाइए। एक मुहिम इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उधर भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा नुकसान है जो देश के अंदर रह के देश को खोखला करने की बात कर रहे हैं। जी सर, ये भी एक चीज है कि जो आगे आने वाला जो कदम है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान उधर से कुछ करता है, जो कि 72 घंटे का एक अलर्ट है कि हाँ कुछ होगा, तो उसके बाद भारत क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए आपके एक हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक चीज मैं बता दूं कि कुछ घटनाक्रमों से आदमी के मिजाज और उसके तेवर का पता चलता है। पाकिस्तान समझ रहा है कि अगर डायरेक्टली युद्ध छेड़ा तो पूरी पाकिस्तान की जमीन बंजर बना देगी भारतीय सेना। जी। और किस आधार पे कह रहा हूं मैं, तर्क के आधार पे इस बात को कह रहा हूं। पाकिस्तान ने 65 में लड़ाई लड़ी आमने सामने। जी। भारतीय सेना कहां घुस के बैठी थी? लाहौर तक में। जी। फिर पाकिस्तान ने एक छोटा सा युद्ध, उसने तो नहीं शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह था कि मैं जो जुल्मो गारत कर रहा हूं उस पर दुनिया की कोई ताकत नहीं बोलेगी। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की सहायता करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो अच्छा कार्य हुआ मैं क्रेडिट दूंगा। जी। सेना घुसी पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो बाद में बांग्लादेश बन गया, और साहब 90,000 सैनिकों को घुटने टेकवा दिया। 93,000 से 90 की बात करते हैं लोग, कोई 93 कहता है। उनके पैंट करवा के उनका समर्पण करवाया। जी जी, और जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उनको पाला था। हाँ, फिर उसके बाद एक हिमाकत नोटिस में आ गई। वो बंकर बना रहे थे कारगिल की चोटियों पे। जी, 99 में। हाँ, और ऑपरेशन विजय, उसको भारत युद्ध की संज्ञा नहीं था। लोग समझते हैं बहुत बड़ा युद्ध था, युद्ध नहीं था। सेना के लिए वो मात्र एक ऑपरेशन था। उसके बाद ही 1971 के बाद से ही पाकिस्तान को सुधीजनों ये लगने लगा कि हम डायरेक्टली भारत से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं। तो उसने मारो और भागो गुरिल्ला वार को प्रारंभ किया, जिसको हम आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। तो जो पाकिस्तान 1971 से छुटपुट कार्रवाई पे अपने देश की पब्लिक को बेवकूफ बनाए हुए है, आपको लगता है कि वो डायरेक्टली युद्ध करेगा? नहीं। डायरेक्टली युद्ध अगर उसे करना होता, इतनी ताकत होती, तो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों के सामने जाके वो गिड़गिड़ा न रहा होता कि हमारी बातचीत करा दो हिंदुस्तान से। यूनेस्को में जाके वो गिड़गिड़ा न रहा होता कि भारत से हमारी, वो किसी तरह इसको टालने की स्थिति प्रयास कर रहा है। लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के अंदर बैठा हुआ है कि पहले हिसाब बैलेंस करेगा, उसके बाद बात करेगा। और बात करने का तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में जो स्थिति पाकिस्तान की हमारे सामने है, स्थिति को एकदम करेक्ट मानना चाहिए। 2 से 3 गुना आयुध सामग्रियों के नजरिए से भारतवर्ष है पाकिस्तान के लिए। यही स्थिति हमारी चाइना के सामने है। चाइना के पास भी आयुध सामग्री मुझसे ज्यादा है, लेकिन जो मोराल की बात है, जो टेक्निक्स की बात है, जिस जोश की बात है, वो चाइना के पास नहीं है। अनुभव, क्योंकि भारतवर्ष को लगातार युद्ध लड़ने का अनुभव प्राप्त है। 62 हो चाइना, 65 हो पाकिस्तान,
71 हो जिसमें बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान से, 1999 हो कारगिल, नोट कीजिए इतिहास बन रहा है ये 2025 का, 2025 ये भी अब शामिल। तो भारतीय सेना को लगातार ऐसे लोगों से निपटना खूब आता है। और अभी तो सिर्फ 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की देखिए, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही होगी कि भारतीय सेना ने कैसे सफलतम स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान को इस लेवल पे ला दिया है। और एक चीज और बता दें, इतना साइकोलॉजिकल युद्ध भारत लड़ रहा है, यह सब इसलिए हो रहा है कि जब हम फुल्ली अटैक करेंगे, मैं आपको लिख के दे दूं, पाकिस्तानी सेना 2 काम करेगी। एक भागने का काम करेगी जिसको भगोड़ापन बोला जाता है, और दूसरा फिर बांग्लादेश की तरह एक घटनाक्रम दोहराया जाएगा जहां वो सरेंडर करेगी। सर ये बताइएगा, जैसे भारत सरकार ने, भारत की सेना ने नाम रखा है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जी, ये नाम जैसे ही फ्लैश होना शुरू हुआ लोगों को समझ में तो आ गया है, लेकिन क्या मंशा है ये आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे। देखिए कारण क्या था कि 1947 से एक पीड़ा कश्मीर की लेकर, जो उसका हिस्सा भी नहीं था पाकिस्तान का, राज ठाना उसने, और उसके बाद वो डायरेक्टली युद्ध किया, फिर बाकी कुछ किया, आतंकवादी घटनाएं होती थी, कुछ लोगों को मार के वो चला जाता था। लेकिन यह कृत्य कुछ ज्यादा सीमा लेखा लांघ दिया उसने। भारतवर्ष में भी दबी जबान में ये बातें कही जाती हैं कि साहब हिंदू मुसलमान हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, पॉलिटिक्स के लेवल पे होती है, लेकिन डायरेक्टली किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं करता। डायरेक्टली का मतलब कि साहब ये कार्रवाई हो रही है, इसमें खाली इन्हीं को फायदा होगा, इनको नहीं होगा, ये हिम्मत तो यहां नहीं उठाई जा सकी। लेकिन पाकिस्तान ने, और खास करके ISI ने पाकिस्तान के, मुनीर साहब को मैं नाम ले रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, और मैंने पिछले बार भी बोला था, मुनीर साहब मारे जाएंगे, पूरी दुनिया के किसी छोर पे वो भाग के जाए, फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि आज न मारे जाए, 10 दिन के बाद मारे जाए, 2 साल के बाद मारे जाए। ये एकदम लगातार मौत के करीब जा रहे हैं, हाफिज सईद हैं, बाकी लोग। लेकिन फिर मैं आपको उस सवाल पे वापस आता हूं, पूरी बौखलाहट के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद, पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि अब भारत को कैसे उद्वेलित करे, कैसे कोई ऐसी चोट भारत को दे दे जो इतनी गहरी हो जाए कि साहब इतिहास बन के इतिहास के पन्नों में भी वो दर्ज हो जाए। तो किसी गंदे दिमाग की सोच रही होगी पहलगाम की घटना, जहां उनको कहा, वो उन्होंने अपने से कार्रवाई नहीं की है, वो पूरी की पूरी स्टाइल 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमास वालों ने जो किया था, वही पूरा पैटर्न है। और थोड़ा मैं बताना चाहूंगा सुधीजनों को, क्योंकि कुछ बातें छिपा लेने से बहुत नुकसान होता है। 7 अक्टूबर को पूरे हमास वाले ग्लाइडर से आए थे इजराइल के अंदर। ऊपर से अटैक इसलिए नहीं कर सकते थे कि आयरन डोम लगा है इजराइल का, और ग्लाइडर से उतरकर उन्होंने अंधाधुंध गोली चला के लोगों को मारा, और उन्होंने भी जुल्म की सारी इंतहा तब पार कर दी जब एक गर्भवती स्त्री का पेट फाड़कर, उसके बच्चे को निकालकर उसकी गर्दन काट के खून पिया है ग्लास में, और वो दिखाया है वीडियो के ऊपर। सर वो वीडियो हम यहां दिखा नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, वो दिखाया नहीं जा सकता यहां। और यही कारण है कि इजराइल इस सीमा रेखा को क्रॉस करने के कारण इतने गुस्से में आया कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के रेगुलेशन को फाड़ के संयुक्त राष्ट्र में फेंक दिया। कहा जब तक इनको मैं सजा नहीं दे लूंगा तब तक मेरा जंग जो है हमास के खिलाफ नहीं रुकेगा। और स्ट्रेटजी के तहत उसने पहले टॉप के कमांडरों को मारा, पूरे हमास को नेतृत्व विहीन कर दिया, उसके बाद गाजा पट्टी को बंजर बना दिया पूरा, और अभी भी उस कार्रवाई में वो लगा हुआ है कि एकदम इनको नेस्त नाबूद कर देना है, जड़ से समाप्त कर देना है। मुनेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमास ने जो किया था उससे भी खतरनाक खेल पहलगाम में इन आतंकवादियों ने किया, धर्म पूछ के, और यह जानते हुए भी कि हिंदुस्तान के अंदर 20 से 25 करोड़ वो लोग हैं जिस मजहब के लोग पाकिस्तान में भी हैं,
और सीधा का सीधा ये गेम इसलिए खेला गया था कि हिंदुस्तान की एकता छिन्न भिन्न हो, एक धर्म और एक मजहब आपस में टकरा जाए और हमारी यही सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। और क्षमा कीजिएगा, बहुत तीखी बात बोल रहा हूं, इस देश के भी बहुत से ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो लगातार ऐसी चीजों को हवा दे रहे हैं। उनको पता ही नहीं है किस आग से खेल रहे हैं जी। और नहीं पता चल रहा है कि किस आग से खेल रहे हैं। तो साहब, आज की घटना के लगायत इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान क्या कर रहा है उसको देखेंगे और तब उनको समझ में आएगा कि थोड़ा बोलने के पहले 10 बार समझना चाहिए। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया कि हम बाकायदा तुमको एलानिया डंके की चोट पे बता रहे हैं कि हां, हमारा धर्म सनातन धर्म है जी। और हम जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। गलतफहमी के शिकार हो क्या? और यह सिग्नल दुधारी तलवार है। यह सिग्नल अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिया जा रहा है तो भारत के अंदर बैठे हुए उन जयचंद और मिर्जा अफरों को भी दिया जा रहा है जो देश के अंदर रह के देश को खोखला करने की बात कर रहे हैं। और इलाज उनका भी होना है। भाई साहब, टाइम है, निकल जाओ पाकिस्तान की तरफ, वरना हिंदुस्तान के अंदर रह के आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के बरखिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारा अंजाम वो होगा कि इतिहास में तुम्हारा नाम लेवा भी नहीं रहेगा। यहां एक चीज और बताना चाहेंगे मोनेश जी, अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं, पहले वाली भारत नहीं रहा कि साहब पहले क्या होता था। नाम नहीं लेना चाहता सुधीजनों, और मैं जो कहने जा रहा हूं इसको तस्दीक कीजिएगा, एकदम कैमरे की तरफ मुंह करके मैं कह रहा हूं। ऐसे लोग भी रहे इस देश के अंदर जिन्होंने विदेशों के अंदर अपने ही देश के राह के एजेंटों का नाम बताया है जी। और उनको मरवाया है और हिंदुस्तान के बहुत बड़े पोस्टों पे जाके वो बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के और उपराष्ट्रपति के नहीं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। ऐसे गंदे लोगों को हाईलाइट मत कीजिए, वो खोज लेंगे। आज की डिजिटल दुनिया है, हमारे सुधी दर्शकों खोज लेना कि ये कौन से गंदे लोग थे जिन्होंने, जो बेचारे राह के एजेंट अगर पकड़े जाएं तो देश इनकार कर देगा कि हमारे हैं, इस तलवार की धार पे काम करते हैं। उनका खुद ही नाम बताया था उन कंट्रियों को और उन कंट्रियों ने खोज के उनको मार दिया। लेकिन अब भारत बदला हुआ है। हाफिज सईद साहब, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप रियायती इलाकों में पाकिस्तान में जाके छिप जाइए, बंकर बना के सद्दाम हुसैन की तरह जमीन में घुस जाइए, लादेन की तरह एटमाबाद सैन्य मुख्यालय के बगल में जाके ठिकाना ले लीजिए, आप मारे जाओगे पक्का। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ है वो आपको बताएगा कि फिर कभी धर्म पूछने की जुर्रत मत करना कभी। सर, आखिरी चलते चलते एक सवाल और मेरा है कि पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस हमले के बाद कुछ हरकत करेगा? क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पाकिस्तान खाली उसको डिनाई ही करता रहा, और इस बार भी उसने ये कहा है कि इस हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? ऐसा है मनोज जी, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, खाली बर्बाद होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है उसके पास। जब वो देख रहा है कि संपूर्ण दुनिया में कोई उसको समर्थन देने को तैयार नहीं है तो क्या करेगा? आज के दौर में कोई युद्ध लड़ने के लिए संपूर्ण देशों का समर्थन लेना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, आज के समय में कोई युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जिन विपक्षी पार्टियों को हमारे देश में ये समझ में नहीं आ रहा था, जो राफेल की कीमत पूछते थे, जिस समय मोदी जी पूरे तीनों सेना को मजबूत कर रहे थे आयुध सामग्रियों के रूप में, जब मोदी जी तैयार कर रहे थे पूरे देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, भाई हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे बैठे, तीसरे की अब नंबर 1 बनने की दिशा में हम जा रहे हैं, तो इन विपक्षी पार्टियों को समझ में ही नहीं आ रहा था। कोर्ट तक चले गए राफेल को लेके। और इतना ही नहीं, सबसे दिलचस्प बात मैं आपको जो बताऊं, जब सीए का कानून आया, अब जरा राहुल गांधी अपने सीने पे हाथ रख के सोचें, अखिलेश बाबू सोचें कि क्या इस समय अब सीए की जरूरत नहीं पड़ रही है? बोलती बंद हो गई।
कहां से वो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू है जब आ रहे हैं तो भारत उस सीए कानून के अंतर्गत ही तो उनको जगह देगा। जी। तो उस समय तो यही बनाया जा रहा था कि मर ही जाए वो, उनकी गारंटी और सुरक्षा ना हो पाए। जी। और आपको मैं बता दूं कि कुछ और लोगों का इलाज होना है। वो जो भाई साहब जिनको हमने ही आजाद कराया, बांग्लादेश काफी उछल रहे हैं, बड़ा गलबैया कर रहे हैं। अब वो भी समझ रहे होंगे गलबैया करें कि ना करें पाकिस्तान से जी। और उसके बाद उनका भी इलाज होना है। और मैं फिर बता रहा हूं सुधीजनों, किसी को बुरा लगे अच्छा मिले, अगर पश्चिमी बंगाल के ऊपर हमने नकेल नहीं कसी तो बहुत खतरे की स्थिति में भारतवर्ष अपना बॉर्डर असुरक्षित कर रहा है। वह भी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान सिर्फ रोना धोना करेगा, उस सीमा तक जाएगा कि भैया मार लो, थोड़ा हमारा नुकसान कर लो, लेकिन मान जाओ। भाई यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि दुनिया में तो कोई सुन नहीं रहा है। भैया तो ही सुन लो, हो गई गलती मुझसे। और भारत अब इस बार 2 कार्रवाई करके अगर रुका तो शायद मैं सबसे पहला मुखर विरोध करने वाला होऊंगा। पहला, अगर हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को नहीं ठोका, हालांकि अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि 10 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शायद उसमें सेना की तरफ से आ जाए कि हाफिज सईद मारे गए। अभी सूत्रों से बात हो रहा है, क्योंकि 24 मिसाइल दागी गई है, तो ये 24 मिसाइल टारगेट पे दागी गई, तो 24 टारगेट को तो बताएगा इंडियन आर्मी। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के टुकड़े इस बार भारत ने नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर वाला ऐसी सुंदर परिस्थिति फिर कभी पैदा करे। और चलते चलाते एक खूबसूरत सी बात, मुनीष जी मेरे बड़े भाई साहब बस्तर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद से रिटायर हुए और अब इस समय अवकाश प्राप्त का जीवन जी रहे हैं वो रायपुर में। बड़े सुलझे हुए व्यक्ति, मैं छोटा हूं, मुझसे बड़े हैं वो जी। एक दिन वो बैठे हुए थे और क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने कहा कि अरविंद, दुनिया में कोई भी जो किताब है उस किताब का सब कुछ संग्रहणी नहीं है। उस किताब में 2-4 पन्ने काम के होंगे। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर आपसे बातें कर रहा है तो उसकी सारी बातें संग्रहणी नहीं है, 2-4 बातें संग्रहणी। लेकिन उसके बाद तो बड़ा कमाल का उन्होंने बोला, कहा कि एक पुस्तक ऐसी है वो हम लोगों के पास है, गीता और रामचरितमानस, जिसका एक एक वाक्य संग्रहणी है, आप निकाल के बाहर नहीं कर सकते। और जब ऐसा उन्होंने कहा तो मैंने पहली बार पढ़ा तो कई बार था रामचरितमानस को, गीता को, लेकिन गहरे नजरों से देखना शुरू किया तो रामचरितमानस में 3 बातें दिखी। है तो सब कुछ। पहला, मानस कहता है कि होई है वो है जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। जो ईश्वराधीन है वही होगा, तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तान जी जो हो रहा है आपके ऊपर, वो ईश्वर की तरफ से पहले से आपके डेथ वारंट पे सिग्नेचर है। लेकिन फिर वही मानस 2 पंक्ति और कमाल की कहता है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस सृष्टि के ऊपर संपूर्ण संपदा मौजूद तो है, लेकिन जो कर्मशील व्यक्ति है वही उसको प्राप्त करेगा, या कम शब्दों में कहूं, वीर भोग्या वसुंधरा। आज एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है, असंभव को संभव करके वो दिखा रहा है। लेकिन तीसरा तो और भी बढ़िया है। लोग कह रहे थे बड़ा देर कर रहा है भारत, बहुत टाइम लग रहा है, 15 दिन लग गया। भारत की बात आप कर रहे, अरे जो संपूर्ण सृष्टि का विधाता है, जो संपूर्ण ताकत और शक्ति लेके बैठा है, उसने भी समुद्र के किनारे जाकर 3 दिन तक अनुरोध किया है जी। और फिर मानस कहता है, बिना न मानत जलधि जड़, गया हूं 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत।
3 दिन के बाद पावर का इस्तेमाल किया, भारत ने तो 15 दिन के बाद किया है। अभी देखिए क्या क्या करता है। जी। और गीता सारी चीजों को निचोड़कर 2 पंक्तियों में अपनी बात कह देता है। जब अर्जुन गांडीव रख देते हैं कि अपने चाचा, मामा, भाई, इनको हम कैसे मारेंगे, इनको मार भी दिया तो उस सत्ता को लेकर हम क्या करेंगे, तब ऐसे में कृष्ण को लगता है कि ये तो भगोड़ा हो जाएगा, जी। धर्म का भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा। क्षमा कीजिएगा, आज जो पाकिस्तान पे हो रहा है, जान के उसने धर्म का युद्ध छेड़ा, नहीं छेड़ना चाहिए था। महाभारत सब बर्बादी हो गए। तब कृष्ण जो बात कहा था उसी लेवल पे फिर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम जय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, सब में समान दृष्टिकोण से हो जाओ। तुम्हारे कर्ता होने का भाव ही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कर्ता होने का भाव अपने लिए नहीं रखता है। जब कुछ होता है तो वो कहता है कि संपूर्ण 140 करोड़ जनता की ये क्रेडिट है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। वो कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी सेना कर रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं सेवक हूं, मैं इस देश का चौकीदार हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। क्या होगा, कैसे होगा और आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जो हुआ है उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा कि नहीं करेगा, और मुझे ऐसा लगता है अगर पाकिस्तान रिटेलिएशन नहीं करता है तो हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि वो रिटेलिएशन नहीं कर पाएगा, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।